अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यार, सिर्फ वक्त की कमी की बात है। दो दो जॉब्स करने के बाद टाइम ही कहाँ मिलता है। दूसरे यहाँ के लड़के, बुरा मत मानना अहमद, पाकिस्तान से आते ही जैसे उन्हें छूट मिल जाती है। मैंने उन्हें जिस तरह खुद को बर्बाद करते हुए देखा है, सवाए दुख के कुछ नहीं मिलता। फिर भी कोई मुखलिस, हमदर्द और अपने जैसा नजर आया होगा तुम्हें इस अंधेर नगरी में। उसने कहा तो मेरी नज़रों के सामने राबेल की सूरज झिलमिलाने लगी। वाकई वो इस अंधेरे में चमकता हुआ सितारा थी। हाँ, एक है। मैं मुस्कुराया। वही अहमद भी एक घाघ था। हाँ, मुझे एतराफ़ करना पड़ा। मुझे हैरत होती है अहमद, उसे देखकर। इस माहौल में भी उसने जिस तरह खुद को रखा हुआ है, बहुत मुश्किल बात है। तो फिर क्या वो कहीं और चली गई है? नहीं, यही है। लेकिन मैं डरने लगा था, कहीं ये दोस्ती कोई और रंग न ले आए, वो मेरे लिए गलत न सोचने लगे। मैं सुमन के अलावा किसी के लिए कुछ नहीं सोच सकता। क्या वो सुमन के बारे में जानती है? हाँ, मैंने उसे सुमन की तस्वीर भी दिखाई थी और उसके बारे में ईमानदारी से सब कुछ बता दिया था। तो क्या वो तुम्हें पसंद करने लगी है? अहमद ने अचानक पूछा। मालूम नहीं, लेकिन मैं उसका वाहिद दोस्त हूँ। मैंने बारहा उसकी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी देखी है, और अगर ये पसंदीदगी मोहब्बत में बदल गई तो? मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता अहमद, इसलिए खुद ही पीछे हट गया हूँ। मुझे अहमद को बताना पड़ा। अहमक हैं आप। वो झुंझुला गया। इतनी सी बात पर यहाँ इतनी इतनी बड़ी बातें हो जाती हैं। तुमने छोटे से शक पर इस दोस्ती को ख़त्म कर दिया। तुम फौरन मिलो उससे, सारी खराफात ज़हन से निकाल कर। तुम उसे धोखा नहीं दे रहे हो। वो सुमन के बारे में सब जानती है। अक्लमंद होगी तो इस दोस्ती के आगे नहीं बढ़ेगी, और अगर कुछ सोचती भी है तो उसमें तुम्हारा क्या कसूर? हाँ, मेरा क्या कसूर? मैंने उससे कुछ छुपाया तो नहीं। मैंने सोचा, चलो बाहर चलते हैं, खाना बाहर खाएंगे। अहमद ने उठते हुए कहा तो मैं सब सोचों को जहन से झटक के उठ खड़ा हुआ। अहमद ने कहा तो मैं उठते हुए सब सोचों को जहन से झटक के उठ खड़ा हुआ। अहमद को छोड़कर वापस आते हुए मैं ना चाहते हुए भी राबेल के मुतालिक सोचता रहा। वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी? मैं किस तरह बिना कुछ कहे उससे खिंच सा गया था। कितने दिनों से उसे देखना तो दरकना, फ़ोन पे भी बात ना हुई थी। घर आते ही मैंने उसका फ़ोन नंबर मिलाया। दूसरी जानिब वही थी, बेहद सुलझी हुई, खूबसूरत सी आवाज़। यस, राबेल स्पीकिंग। राबेल, ये मैं हूँ अशहद। मैंने कहा तो लम्हों के लिए वो खामोश रही, फिर बोली, कैसे हैं आप? ना कोई शिकवा ना शिकायत, यूं अचानक अजनबी बन जाने पर। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? काफ़ी दिनों से तुमसे बात ही नहीं हुई। मैं मसरूफ़ था, घर भी देर से आता था। मैं सफाइयाँ पेश करने लगा। आपके दोस्त चले गए? जवाबन उसने पूछा तो मैं हैरान रह गया। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? एक अपार्टमेंट में रहते क्या मुश्किल बात है। एक बार दोनों को हमरा आते जाते देखा था। ये वही दोस्त है ना जो वॉशिंगटन में रहते हैं? हाँ, छुट्टियों में मेरे पास आ जाता है। अभी उसे ही छोड़कर आ रहा हूँ। घर में सब कैसे हैं? कोई ख़त? वो आम से लहजे में यूं पूछ रही थी जैसे हम दोनों के दरमियान एक गहरी खामोशी का कोई पीरियड आया ही ना हो, या जैसे मैं काफ़ी दिनों से शहर में ना होने की वजह से उससे अनजान था। सब ठीक है। कल आपा की शादी है। राबेल, तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो? नहीं, किस लिए भला? वो अनजान बन गई। मैंने इतने दिनों तुमसे फ़ोन तक पे बात ना की। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अभी आपने बताया था कि आप मसरूफ़ थे। वही ठंडा लहजा। मैं बुरी तरह झुंझलाया। वजह नहीं पूछोगी कि क्यों? प्लीज़ अशहद। वो एकदम जैसे जाग सी गई। जो बात मुमकिन नहीं उस पर क्यों सोचा जाए? मैं और आप महज दोस्त हैं और बस। ये बात आपने मुझे वाज़ेह कर दी है, और ये बात मैं खुद भी अपने आप को समझा चुकी हूँ। फिर आपका ये फ़रार बेमानी है। दोस्ती बड़ा बेरिया और बेगर्ज रिश्ता है। ये चाहत की तरह खुद गर्ज नहीं होती कि बदले में चाहत मांगे। आपने मुझे जो कुछ दिया वो मेरे लिए दुनिया की हर शय से बढ़ के कीमती है। इतना खलूस, भरोसा, यकीन और मान हर एक को नहीं मिलता।
यहाँ मैंने झूठ, धोखे और खुदगर्जी के ऐसे ऐसे ताल्लुक देखे हैं कि ये सच्चा और मुखलिस ताल्लुक मुझे एक नेमत लगता है। आप नहीं समझेंगे, समझ ही नहीं सकते। उसका हर हर लफ्ज़ मुझे शर्मिंदगी की गहरी पाताल में धकेलता चला गया। कितनी मुख्तलिफ थी वो। मैं तो समझा था वो मुझे अपने खलूस हमदर्दी से अपनी जानिब खींच लेगी, सुमन से दूर ले जाएगी, इस दोस्ती को किसी और रिश्ते में तब्दील करने पे मजबूर कर देगी। इसलिए तो मैं कतरा रहा था उससे। लेकिन वो, आई एम सॉरी राबेल, मैं वाकई गलत सोच रहा था। तुम बहुत आला हो, मेरी सोचों से भी ज़्यादा। वो शख्स बहुत खुश नसीब होगा जो तुम्हें ज़िंदगी भर का साथी बनाएगा। आप भी बहुत खुश नसीब हैं जिसे सुमन जैसी अच्छी, मुकम्मल, चाहने वाली साथी मिली है, उसने खलूस से कहा। उस रात फिर हम दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। वो मुझ पर एक अच्छी किताब की तरह वर्ग दर वर्ग खुलती रही। हर हर सतर पाकीज़ा हरफों से लिखी हुई थी और मुझे उसे किसी मुकद्दस सहीफ़े की तरह पढ़ना अच्छा लगा। कभी कभी जब मैं सुमन को सोचता हूँ तो जाने कहाँ से उसका ख्याल मेरे जहन में दार आता है। मैं अनजाने में दोनों का मुआवजा करने लगता। तब मेरे दिल में एक अजीब सा ख्याल उठता कि जैसे वही है जो मुझे समझती है, बिना कहे मेरे मिजाज के हर मौसम को जान लेती है, मेरी आंखों से मेरे अंदर की हर कैफियत, पसंद और नापसंद को पहचान लेती है। और जबकि सुमन हमेशा मुझसे अपना आप मनवाती आई थी, उसे इसका एहसास था कि वो मेरी कमज़ोरी बन गई है और मैं हर बार ही उसके आगे हार जाता था। फिर मैं अपनी इस सोच पे नफरीन भेजने लगता। अगर सुमन मेरी सोच को जान जाए तो उसे कितना दुख होगा। क्या इसके बाद अब मेरी ज़िंदगी और मेरी सोचों में किसी और की गुंजाइश है? सुमन के लिए तो मेरी और राबेल की ये बेज़रर सी दोस्ती भी बहुत होती, ना कि इससे आगे की ये सोच। अगले रोज़ आपा की शादी थी। मैं उस दिन सुबह से ही बेहद उदास था। वहाँ कैसी चहल पहल होगी, सब रिश्तेदार जमा होंगे, मोहल्ले में भी हर एक कामों में पेश पेश होगा। मेरे दोस्तों ने मेरे ना होने पर भी दोस्ती का हक बढ़ चढ़ के अदा किया होगा। अब्बा जी हस्बे आदत बौखलाए बौखलाए फिर रहे होंगे। आसिया और नैनी आपा को अपने कपड़ों की फिक्र होगी। अम्मी बार बार बहाने बहाने से आपा को आकर देख रही होंगी और दादी अम्मा वो यकीनन हर पल मुझे याद करती होंगी। मैंने तसव्वुर की आंख से हर मंजर को बार बार देखा। जर्द कपड़ों में मलबूस रोई रोई आपा कितनी अच्छी लग रही होंगी। आहट पर चौंक कर दरवाजे को देखती होंगी, शायद मैं आ जाऊं। मेरी उनकी दोस्ती भी तो बहुत थी। मैंने उनकी शादी पर कितने प्रोग्राम बना रखे थे, लेकिन इस दूरी ने सब कुछ मलिया मेट कर दिया। उस रोज़ शाम में जब मेरी राबेल से बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई तो वो मुझसे ज़्यादातर मेरे घर वालों के मुतालिक बात करती रही। पाकिस्तान की शादियाँ कैसी होती हैं, वहाँ शादियों में क्या क्या रसूमात अदा की जाती हैं, मैं उसे सब कुछ बताता रहा। पता भी ना चला कब शाम गहरी रात में तब्दील हो गई। हम दोनों बातें करते करते थक गए। बस अब घर जाके अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप सो जाएं, कुछ नहीं सोचना। बास मर्तबा हमें बहुत कुछ अपनी मर्जी और ख्वाहिश के खिलाफ भी करना पड़ता है, लेकिन हमारे लिए अहम वो होता है जिसके लिए हम अपनी ज़ात की कुर्बानी देते हैं। शुक्र अदा कीजिए अपने रब का कि आप एक मकसद के साथ जी रहे हैं। यहाँ तो बहुत से ऐसे भी हैं जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं और वो जिए चले जाते हैं। वो मुझे रसानियत से समझा रही थी। शुक्रिया राबेल, तुम वाकई अच्छी दोस्त हो। मेरे जहन से एक बोझ और आपा की शादी में शरीक ना होने का मलाल मिटने सा लगा। फिर बहुत से दिन गुजर गए। मैंने अपने हालात से समझौता कर लिया। आपा के बाद नैनी बाजी की शादी, उसके बाद अम्मी ने घर की जानिब तवज्जो दी। मुझे यहाँ आए 3 साल से ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन अभी तक मैं एक बार भी पाकिस्तान ना जा सका था। हर बार मेरी जमा शुदा रकम घर के किसी मसले की जानिब मुंतकिल हो जाती। मुझे घर वाले शिद्दत से याद आते थे। सुमन के खतूत की शिद्दत में भी अब कुछ कमी वाक़या हो चली थी, लेकिन हर ख़त में उसका यही इसरार होता कि अब मैं उससे शादी करने के लिए पाकिस्तान आ जाऊं और उसे अपने साथ ले जाऊं। मुझे मालूम था अभी अम्मी और अब्बा मुझे इसकी इजाज़त नहीं देंगे कि इस तरह मेरे अपने मसाइल में इजाफा हो जाता। दूसरे, मैं खुद भी यहाँ रहना नहीं चाहता था और मेरा इरादा था कि चंद साल और यहाँ मेहनत करूँगा ताकि अच्छा जमा कर लूँ कि पाकिस्तान जाकर कुछ ज़ाती काम कर सकूँ। लेकिन जब कुछ बचाता वहाँ ऐसा मुतालबा होता कि मुझे सब पाकिस्तान भेजना पड़ जाता।
इस बार जब अहमर मेरे पास आया तो उसके पास मेरे लिए खुशखबरी थी। उसका ट्रांसफ़र यहीं की ब्रांच में दोबारा हो गया। उसी शाम राबेल मुझसे मिलने आई तो पहली बार अहमर से उसका सामना हुआ। इससे पहले जब भी अहमर मेरे पास आता था, इत्तेफाक से उससे मुलाकात नहीं हो पाती थी। मैंने अहमर की नज़रों में वाज़ेह तौर पर राबेल के लिए पसंदीदगी देखी। जाने क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरा दिल चाहा उसे इन नज़रों से बहुत दूर ले जाऊं। वो यहाँ की बहुत सी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ थी, ख़ासकर अहमर की दोस्तों से बिल्कुल जुदा। वो दिल का बुरा नहीं था, लेकिन यहाँ आकर ज़िंदगी गुजारने का उसका अंदाज़ बिल्कुल बदल चुका था। औरत उसकी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बन चुकी थी। वो यहाँ पीने पिलाने भी लगा था। यहाँ के माहौल में ये सब बातें बहुत आम समझी जाती थीं। मैंने अगर यहाँ आकर खुद को बदलने नहीं दिया था तो क्या हुआ। यहाँ की अक्सरियत जो पाकिस्तानी लड़के लड़कियों पर मुश्तमिल थी, उन्होंने यहीं के अंदाज अपना लिए थे। लेकिन राबेल को देखकर कतई नहीं लगता था कि वो इसी माहौल में बड़ी हुई है। शायद ये उसके अंदर की नेक फितरत रूह थी जो उसे इन तमाम लग़ज़िशों से बचाए हुए थी। आपसे मिलने का बहुत शौक़ था। अशहद बहुत जिक्र करता है आपका, अहमर ने कहा तो वो मतानत से मुस्कुराई। आपने अपने दोस्त को यहाँ बुलाकर तन्हा कर दिया था। अच्छा हुआ कि आप वापस यहाँ आ गए। हाँ, इसने तो खुद यहाँ आकर अपने इर्द गिर्द इतनी ऊंची दीवारें खड़ी कर ली हैं कि कोई आना भी चाहे तो मुमकिन नहीं, सवाए आपके। जाने अहमर क्या कहना चाहता था। ये मेरी खुशनसीबी है कि अशहद ने मुझे अपनी दोस्ती के काबिल समझा, ये राबेल कह रही थी। मैंने बेयकीनी से उसे देखा। मुझे मालूम था वो मुझे पसंद करती है, लेकिन वो इस तरह दूसरों के सामने इस बात का एतराफ़ करेगी, ये हैरत की बात थी। उसके जाने के बाद भी अहमर बहुत देर तक उसी की बातें करता रहा। वो उससे बहुत मुतासिर नज़र आ रहा था। क्या बात है, तुम बहुत इम्प्रेस नज़र आ रहे हो उससे, मैंने पूछ ही लिया। हाँ यार, राबेल एक बहुत अच्छी और मुकम्मल लड़की है, उसने गर्दन हिलाई। किस हद तक? मेरा लहजा तीखा हो गया। लेकिन वो तुम्हारी उन दूसरी दोस्तों से मुख्तलिफ है, इसलिए प्लीज़। अरे नहीं यार, लड़कियों में फ़र्क होता है। किससे दिल बहलाना है, किससे सिर्फ दोस्ती रखनी है और किसे अपनी ज़िंदगी की साथी बनाना है, सब अलग अलग होता है। तुम सबको एक साथ शामिल नहीं कर सकते। वो हंसा। और राबेल, मेरा अब यहाँ से वापस जाने का इरादा नहीं है। मैं यहाँ मुकम्मल तौर पे सेट हूँ। मुझे किसी न किसी से शादी तो करना है। राबेल उसके लिए आइडियल लड़की है। उसने मुझे लम्हा भर के लिए साकत कर दिया। लेकिन लेकिन उन सब लड़कियों का क्या होगा जो तुम्हारी दोस्तें थीं और जो उससे भी आगे हैं? अरे वो सब ख़त्म। उन सब से जो कुछ मैंने लिया उससे ज़्यादा उन पर लुटा चुका हूँ। लेकिन बंदा सारी उम्र तो ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता ना। और शादी के बाद सब ख़त्म। वो एकदम संजीदा हो गया। मुझे मालूम है अशद, मैं अब तक बहुत कुछ, बल्कि सब कुछ गलत करता रहा हूँ। लेकिन जब एक अच्छी लड़की मेरी ज़िंदगी में आ जाएगी, मेरा एक घर होगा, बच्चे होंगे, तो पिछला सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैंने तो सुना है चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। ना चाहते हुए भी मैं तल्ख हो रहा था। इसका पता तो बाद में चलता है, दावे तो सब करते हैं। लेकिन खैर अशद, तुम राबेल को मेरे लिए समझाओगे ना? वो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, तुम्हें बहुत अच्छा समझती है। तुम उसे कन्विंस करना। कहीं तुमने उसे मेरे बारे में तो। वो कहते कहते रुक गया। नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया, ये तुम्हारा पर्सनल मामला था। लेकिन आइंदा देखो अहमर, राबेल वाकई बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। मैंने इतने दिनों में उसमें कोई खामी नहीं देखी। वो जिस शख्स की ज़िंदगी में शामिल होगी वो बहुत खुश नसीब होगा। लेकिन जिस तरह यहाँ के माहौल में उसने खुद को बचा के रखा हुआ है, उसे भी तो ऐसा ही शख्स मिलना चाहिए। तुम भी मेरे दोस्त हो, वो भी मेरी अच्छी दोस्त है। मैं उसके लिए अच्छा सोचूंगा। हाँ वाकई मुझ में बहुत खामियां हैं। फिर मैंने खुद को इस काबिल भी नहीं रखा कि एक पाकीज़ा किरदार की लड़की मुझे अपनाए। लेकिन आज जाने क्यों राबेल को देखकर ऐसा लगा कि काश मैंने उसके लिए खुद को संभाल के रखा होता। एनीवे, छोड़ो इस जिक्र को। उसने मौजू तब्दील कर दिया। फिर इसके साथ साथ वो वाकई खुद भी बिल्कुल तब्दील हो गया। मैं अक्सर उसे देखकर हैरान होता था। क्या ये वही अहमद था? अब हम तीनों एक साथ बाहर आउटिंग के लिए जाया करते थे। अक्सर वो जब भी कोई अच्छी चीज़ बनाती तो हमें अपने अपार्टमेंट में इनवाइट कर लेती। कभी कभी हमारे अपार्टमेंट में आकर हमारे बहुत से काम कर देती। मैंने एक बात नोट की थी कि वो अहमद के साथ कभी तन्हा बाहर नहीं गई थी, ना ही कभी अकेले में उसे अपार्टमेंट में आकर मिली थी। जबकि मेरे साथ तो अक्सर तन्हा भी बड़े मज़े से घंटों बातें करती, वो ना थकती थी। उसका ये एतमाद, भरोसा और अपनायत मुझे उसका असीर कर लेता था। उस रोज़ मेरी सालगिरह थी। मैं सुबह से जाने क्यों उदास था।
لیکن جب سمن کا صبح ہی صبح فون آیا تو میری وہ کیفیت بہت کم ہو گئی۔ پلیز ارشد کچھ کرو، اب میں مزید اپنے گھر والوں کو نہیں ٹال سکتی، یہاں آ کر مجھے لے جاؤ ورنہ مجھے مت کہنا۔ سمن نے مجھے بتایا تو میں بے چین ہو گیا۔ سمن کچھ دنوں کی بات ہے، پھر میں واپس لوٹ آؤں گا۔ واپس؟ تم واپس کیوں لوٹنا چاہتے ہو ارشد؟ لوگ تو یہاں سے جانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، انہیں موقع نہیں ملتے، اور ایک تم ہو۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، وہیں امریکہ میں رہنا چاہتی ہوں۔ تم ایسا سوچنا بھی نہیں۔ اس کی آواز میں ناراضگی اونچ کر آئی تھی۔ لیکن سمن دیکھو، دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، بے شک یہاں بہت سی سہولیات ہیں، لیکن اپنا وطن اپنا ہوتا ہے، آسائشوں کے لیے ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ میں نے یہاں کا ماحول دیکھ لیا ہے، ہم اور ہمارے بچے اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتے۔ گھومنے کی حد تک یہ ممالک اچھے ہیں، لیکن رہنے کے لیے نیور۔ تم اچھی طرح جان لو میں اپنی ساری زندگی یہاں برباد نہیں کر سکتا۔ تو پھر ٹھیک ہے۔ اس کا انداز دھمکی دینے والا ہو گیا۔ کیا ٹھیک ہے؟ کیا تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ پھر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی؟ میں بھی اسی کے انداز میں بولا تو وہ نرم پڑ گئی۔ اوکے، اس موضوع پر نہ پھر بات کریں گے، ابھی تو تم وہیں رہو گے جب تک تمہارے گھر والے سارے مسائل حل نہیں ہو جاتے۔ فی الحال تم اس مسئلے کو حل کرو۔ دیکھو میں کوشش کرتا ہوں، تم نے جس طرح اتنے دن انہیں سمجھایا ہے، کچھ روز اور، میں پاکستان چند ماہ میں آ رہا ہوں۔ کچھ اور باتوں کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ سمن سے باتوں کے بعد میرا دل اور بے کل سا ہو گیا تھا، ذہن الجھ رہا تھا۔ یہ نظریاتی فرق تھا جس کی وجہ سے آج اتنے اہم موقع پر اپنی زندگی کے سب سے خاص شخص سے بات کرنے کے باوجود میرا دل اداس تھا۔ اسی وقت کال بیل بجی۔ رابیل کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر میرے اندر کے بوجھل پن میں کچھ کمی ہو گئی۔ مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے، اس نے بکے اور گفٹ مجھے تھماتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، میں بھی جواباً مسکرایا۔ ہو گئی سمن سے بات؟ یہ احمد تھا جو پیچھے سے اچانک آ کر بولا۔ ہاں، میں پتہ نہیں کیوں سنجیدہ ہو گیا۔ اب تو لے کر آ جاؤ اسے یار۔ ہاں جا رہا ہوں کچھ دنوں میں، تم اندر آؤ رابیل۔ وہیں کیوں کھڑی ہو گئی؟ میں نے رابیل کو وہیں ایک جگہ کھڑے دیکھا تو کہا۔ وہ خاموشی سے اندر آ گئی۔ اس روز رابیل کے واپس جانے کے بعد احمد پھر سے میرا دماغ کھانے لگا۔ یار تم رابیل سے بات کر کے تو دیکھو میرے لیے۔ کروں گا، لیکن پتہ نہیں وہ مانے گی یا نہیں۔ کیا تم نہیں چاہتے ارشد کہ رابیل کی مجھ سے شادی ہو جائے؟ اس نے اچانک پوچھا تو میں نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ مطلب کیا ہوگا؟ میں جب بھی تم سے کہتا ہوں تم ٹال مٹول کرنے لگتے ہو، تو تم خود کیوں نہیں بات کر لیتے؟ امریکہ جیسے ملک میں رہتے ہو، کسی گاؤں میں نہیں کہ خود سے بات کرتے شرم آئے گی۔ میرا لہجہ تیکھا ہو گیا۔ ہاں شاید اب یہی کرنا پڑے گا، اس نے عجیب سے انداز میں جواب دیا۔ تم خود تو شادی کرنے جا رہے ہو، لیکن میرے لیے؟ وہ بات ادھوری چھوڑ کے خاموش ہو گیا۔ پلیز احمد، آگے کوئی فضول بات مت کہنا۔ میں نے اب تک رابیل سے اس لیے بات نہیں کی کہ میں اس کے نظریات جانتا ہوں۔ اس نے یہاں کے ماحول میں بھی خود کو ایک امانت کی طرح سنبھال کے رکھا ہوا ہے، وہ اپنے لیے ایسا ہی شوہر بھی چاہے گی۔ بس یہی ایک بات میرا حوصلہ پست کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں خود اس سے بات کروں گا، پھر ویسے بھی یہاں اسے کون سا پارسا ملے گا، شادی تو کسی نہ کسی سے کرے گی وہ۔ اس نے بات ختم کرتے ہوئے کہا تو میں بھی مزید کچھ نہیں بولا۔